गुड इवनिंग बीकॉम सेकेंड ईयर। आपका इन्फ्लेशन का नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, मेथड्स ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। यानी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करने के लिए आप कौन कौन से मेथड अडॉप्ट करोगे। यहाँ पे 2 टाइप के मेथड्स हैं आपके, करंट परचेजिंग पावर मेथड एंड करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। सबसे पहले आपका आता है करंट परचेजिंग पावर मेथड। ठीक है, करंट परचेजिंग पावर मेथड के अंदर क्या होता है, जितनी भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आइटम्स हैं, मीन्स आपकी पीएल और बैलेंस शीट में जो भी आइटम है उनको करंट परचेजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। मीन्स आपकी जो आइटम्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उनको प्राइस करंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करना होता है आपको, कन्वर्जन फैक्टर, यानी कन्वर्ट कैसे करना है। आपको जो आइटम दे रखी है, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको साथ में 2 इंडेक्स दिए होंगे। एक तो डेट ऑफ कन्वर्जन का इंडेक्स, यानी जिस डेट पे आप कन्वर्ट कर रहे हो, यानी आपका जो करंट का इंडेक्स है वो दिया होगा। साथ में जब आपने वो आइटम परचेज की थी उस डेट का आपको इंडेक्स दिया होगा। ठीक है, आपने वो वैल्यू रखनी है, जैसे इसके अंदर दे रखा है, आपने वो वैल्यू रखनी है। जैसे इसमें दिया है एक मशीन की वैल्यू दी है जो आपने 2015 में परचेज की थी 1 लाख की। ठीक है, उस टाइम जो रिटेल प्राइस आपका है, यानी उस टाइम जो प्राइस था आपका 120 था, इंडेक्स था आपका जो 120 था। आज आपका जो प्राइस है 2019 में जो करंट है वो 180 है। ठीक है, 1 लाख की परचेज की, 180 का आपको डेट ऑफ कन्वर्जन है के टाइम इंडेक्स है, 120 जब आपको अराउज हुई थी, यानी जब आपने मशीनरी परचेज की थी, यानी आज उस मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 15 लाख है। इस टाइप से आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब ये इंडेक्स हर आइटम के लिए अलग अलग है कि कौन सी आइटम के लिए आपने कौन सा इंडेक्स लेना है। सेकेंड स्टेप में इसने बोला है मिड पीरियड कन्वर्जन, यानी ऐसी आइटम जो कि है डे टू डे हम ट्रांजेक्शन जिनकी होती रहती है, जैसे सेल परचेज है, इनका कोई टाइम नहीं है, ईयर में क्या पता कितनी बार आपको सेल परचेज हो रही है, तो उस टाइम कौन सा इंडेक्स ले। सेल परचेज के लिए आपको या पेमेंट ऑफ एक्सपेंस के लिए आपको एक एवरेज इंडेक्स दिया होगा जिसको आपने यूज करना है। ठीक है, एवरेज इंडेक्स नहीं दिया तो आपको बिगिनिंग एंड एंड का दे रखा होगा, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके आपने एवरेज निकाल लेना है। नेक्स्ट हमारे पास होती है कि कुछ मोनेटरी और नॉन मोनेटरी आइटम्स होती हैं। मोनेटरी आइटम का मतलब जिनकी जो मनी यूनिट्स हैं वो सेम रहती है। जैसे आपने क्या किया है, लोन लिया है 1 लाख रुपए का, 1 लाख का लोन आपने आज लिया है, आपने उसकी पेमेंट 10 साल बाद करनी है। आपको कितना पैसा देना होगा, फिक्स रेट से इंटरेस्ट तो देना होगा, लेकिन आपको 10 साल बाद उसकी 1 लाख वैल्यू ही वापस करनी है। यानी जो मोनेटरी यूनिट्स क्या है, उसकी फिक्स मान ली जाती है, चाहे वो एसेट्स हो या लाइबिलिटी हो। उस आइटम को कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, उन आइटम को भी हम क्या करते हैं, करंट प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। जैसे कि इसने बोला कैश बैलेंस है मोनेटरी आइटम, बैंक बैलेंस, डेटर, क्रेडिटर, BR, BP, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड या कोई लोन। ठीक है, ये हमारे लिए मोनेटरी आइटम है। नॉन मोनेटरी आइटम ऐसी होती हैं जो हमारी जिसकी जो मनी यूनिट है वो फिक्स नहीं रहती, रेट इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है। जैसे हमारी एसेट्स होगी, ठीक है, जैसे लैंड, बिल्डिंग है, मशीनरी है, इन्वेंट्री। आज हमने अगर 10 लाख की खरीदी तो 4 साल बाद अगर हम उसको परचेज करेंगे तो वही वैल्यू नहीं रहेगी, उसकी बदल जाएगी। ये नॉन मोनेटरी आइटम है, और इन्हीं दोनों के बेस पे हमें क्या मिलता है, गेन और लॉस मिलता है। मोनेटरी आइटम पे गेन और लॉस मिलता है। गेन और लॉस कैसे होता है मोनेटरी आइटम पे, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे इसने दे ही रखा है एक एग्जाम्पल, यही देख लेते हैं हम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन लैंड टू ए फर्म 10 लाख, एक पर्सन ने 10 लाख रुपए उधार लिए जनवरी 2017 को, पे करना है उसने 31/2018 को। प्राइस इंडेक्स उसका जनवरी 2017 में है 100 का, और 18 में उसका है 120। ठीक है, करंट का हमने क्या करना है, ऊपर रखना है, और उसका जो अराउज हुई थी जब वो आइटम, उसका नीचे रखना है। ठीक है, 10 लाख की करंट प्राइस 120 इंडेक्स, और जो जिस टाइम में ली थी उस टाइम का इंडेक्स 10, यानी हमने अब क्या है, उसकी कितनी पे करनी चाहिए करंट प्राइस के अकॉर्डिंग, पेड ए सम ऑफ 12 लाख। ठीक है, यानी 10 साल का लोन, 10 लाख का लोन लिया था, अगले साल उसकी करंट पावर, परचेजिंग पावर क्या है, 12 है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितनी है, 12 लाख है। यानी हमें कितना पे करना चाहिए था, 12 लाख का, लेकिन हम पे कितना कर रहे हैं, 10 लाख का। मतलब कि 2 लाख का हमें क्या मिल रहा है, मोनेटरी आइटम पे गेन मिल रहा है। ठीक है,
और उस बंदे को क्या हो रहा है जिससे हमने लोन लिया था, लॉस हो रहा है, हमें गेन हो रहा है। यानी जितनी भी लायबिलिटी है हमारी मोस्टली, ठीक है, मोनेटरी आइटम से रिलेटेड, उन पर हमें गेन होता है, और जो हमारी मोनेटरी आइटम से रिलेटेड लॉस है उस पर हमें मोनेटरी आइटम से रिलेटेड एसेट्स है उस पर क्या होगा, हमें एक तरीके से लॉस होगा। यही एग्जाम्पल को अगर हम उल्टा लेके चले कि हमसे किसी ने उधार लिया था 10 लाख रुपए, ठीक है, अब उसे कितना पे करना चाहिए था, 12 लाख, ठीक है, अभी हमें कितना मिल रहा है, वही 10 लाख, जबकि मिलना चाहिए था 12 लाख, यानी 2 लाख का अब हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। ये होगा हमारा मोनेटरी लॉस। एग्जाम्पल है इसका, जैसे एक कैश है हमारे पास, डेटर है, क्रेडिटर है, लोन है, प्राइस इंडेक्स आपके पास ओपनिंग का है, यानी 18 का दे रखा है, 19 का दे रखा है, और एवरेज भी दे रखा है। आपको पता है कि जो कैश, डेटर, क्रेडिटर, लोन, ये तीनों क्या है, हमारी मोनेटरी आइटम है। इनको देखो कैसे चेंज करना है। ओपनिंग कैश हमारे पास कितने हैं, 6000 का। ओपनिंग कैश का जो हमारा ओपनिंग इंडेक्स है, जो करंट इंडेक्स है हमारा 300 का है। करंट लेना है ना, सबसे पहले करंट इंडेक्स कितना है हमारा, 300 का, और जो हमारा ओपनिंग इंडेक्स कितना है हमारा, 200 का, वो नीचे लेना है। उसके बेस पे हमारी एडजस्टेड वैल्यू कितनी बनी, 9000 की। और क्लोजिंग में अगर हम जाके देखेंगे, जो चेंज हुआ मेरा कैश 19 में कितना है, 10,000 का, 19 में कितना है, 10,000 का, यानी कितना चेंज आया, 4,000 करंट के अकॉर्डिंग। अब 4,000 की भी हम क्या निकालेंगे, करंट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड वैल्यू निकालेंगे। 300 तो हमारा सेम है, ठीक है। और जो एवरेज फॉर द ईयर, अब जो चेंज हुआ है उसको एवरेज के बेस पे हमने लेके चलना है, 240, इसके बेस पे हमारा एवरेज आया 5,000 का। उसी टाइप हमने डेटर का निकालना है, एवरेज हमारा आया इतना, यानी हमारे पास मोनेटरी लॉस कितना है, आपको पता है मोनेटरी आइटम पे लॉस, जो एसेट्स होते हैं उन पे हमें क्या होगा, लॉस होगा। एक्चुअल में हमें कितना मिलना चाहिए था, 250 रुपीज़ हमें टोटल मिलना चाहिए था, जबकि मिला हमें 35,000, यानी हमें इतने का क्या हुआ, मोनेटरी लॉस हुआ। उसी तरह मोनेटरी गेन, क्रेडिटर का भी सेम चलेगा, लोन का भी, यानी हमें कितना पे करना चाहिए था, 58,750 पे करना चाहिए था, जबकि पे कितना किया हमने, 40,000 का ही हमारी लाइबिलिटी बनी है करंट के अकॉर्डिंग, यानी हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 30, ये इतने का ये प्रॉफिट हुआ है हमें। नेट मोनेटरी गेन, हमारा मोनेटरी गेन ज़्यादा है, इसीलिए हमें क्या है, नेट मोनेटरी गेन कितना है, 3500 का मिला है, ठीक है। सेकंड सम बिल्कुल सेम है। आगे देखो, ये तो था आपका मोनेटरी, नॉन मोनेटरी आइटम्स, ठीक है, अगर दे रखी हैं उनको कैसे चेंज करेंगे। देन इसके अंदर है कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या इन्वेंट्री को आप कैसे चेंज करते हो। इन्वेंट्री को करंट परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, एक तो लीफो मेथड, एक फीफो मेथड। कॉस्ट अकाउंटिंग आपने नहीं की, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। लीफो मेथड के अंदर क्या होता है या फीफो मेथड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे फीफो मेथड के अंदर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का तो सबको पता है कि कैसे निकालते हैं, ये तो हमारा ट्रेडिंग का पार्ट है कि ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या निकल जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाता है, या फिर सेल में से जीपी लेस करके हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाता है, ठीक है। फीफो मेथड के अंदर क्या होता है कि जो मटेरियल आपके पास पहले आया स्टॉक के अंदर, यानी अगर आपने परचेज की, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने परचेज की 5,000 की, ठीक है, रॉ मटेरियल की परचेज कह रही हूँ, मैंने स्टॉक में लगा दिया। उसके बाद मैंने परचेज की 10,000 की, वो मैंने स्टॉक में लगा दिया। अब मेरे को प्रोडक्शन के लिए मटेरियल चाहिए, मैं कौन सा मटेरियल यूज़ कर रही हूँ, फीफो मेथड के अंदर, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर जो पहले आया वही पहले जाएगा। पहले कौन सा आया, 5,000 आया, ये मटेरियल आया, इसने कहा कि जो पहले आया वही पहले प्रोडक्शन के लिए जाएगा, यानी यही 5,000 मेरे प्रोडक्शन के लिए कहाँ चला जाता है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर चला जाता है, यानी फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कौन सा बचा, सेकंड परचेज, ठीक है, यानी फीफो मेथड के अंदर मेरा क्लोजिंग स्टॉक के अंदर क्या शामिल होता है, करंट परचेज मेरी शामिल होती है क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, ठीक है। और लीफो मेथड के अंदर लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में आया, यानी 10,000 लास्ट में आया था ये, अब ये पहले जाएगा और मेरा ये क्या बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। यानी लीफो मेथड के अंदर क्लोजिंग स्टॉक में क्या शामिल होता है, मेरा ओपनिंग स्टॉक जो होगा, या फिर जो मेरी पहले की परचेज है,
प्रीवियस परचेज है वो शामिल होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इनको कौन से इंडेक्स के अकॉर्डिंग चेंज किया जाए। ओपनिंग इन्वेंट्री को चेंज किया जाता है बिगिनिंग के अकॉर्डिंग, करंट परचेज को चेंज किया जाता है एवरेज इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो इनका जो करंट परचेज जो इंडेक्स है वो सेम रहेगा, वो हमने लास्ट का ही लेना है, करंट का ही लेना है, यानी ऊपर की जो इंडेक्स है वो हमारा सेम रहेगा सभी का। हमने क्या चेंज करना है, लास्ट का हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। एसेट्स का तो क्लियर है कि जब हमने एसेट परचेज की थी उसी दिन का आएगा, यहाँ पे हमें नहीं पता होता कि कौन सी का आएगा, तो ये हम निकालते हैं करंट परचेज में एवरेज इंडेक्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर कहता है कि वो देखो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता चलता रहेगा साथ साथ। ये कहता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री विच कंसिस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐसा क्लोजिंग इन्वेंट्री जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री इंक्लूड है, यानी अगर हम लीफो मेथड से निकाल रहे हैं तो कौन सा इंडेक्स यूज कर रहे हैं, बिगिनिंग। अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर परचेज शामिल है, करंट परचेज, तो एवरेज इंडेक्स का हम यूज करेंगे। वही करंट परचेज के लिए हम एवरेज इंडेक्स यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम एवरेज इंडेक्स यूज कर रहे हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ आगे क्वेश्चंस करवाने के लिए, क्योंकि ये फिर अपलोड नहीं होगी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो। ओके, ये कर लो।